नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हमारा मेरे बच्चों आज फर्स्ट क्लास रहेगी मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे बच्चों। मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे मेरे बच्चों। तो इसकी भी क्लास भाई 30-32 क्लास तो इसकी रह जाएगी। हो सकता है जल्दी करेंगे, कंप्लीट हो जाए। ये जनवरी तो चलेगा ही, जनवरी से हो सकता है ये 5-10 फरवरी तक कंप्लीट हो जाए हमारा मध्यकालीन भारत। कह नहीं सकते हम। पहले सुनो, मध्यकालीन मेरे बच्चों प्राचीन भारत जैसे हम पढ़ रहे थे, तो प्राचीन भारत में हमने किसका जिक्र किया? हमारा जिक्र ही किया था। हमारे हिंदू राजा रहे, छोटी छोटी अलग देशी रियासतें रही, तो वो लड़ती झगड़ती रही, अपने साम्राज्य का विस्तार करती रही। मध्यकालीन भारत, अरे बातें नहीं, मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो है मेरे बच्चों हम पढ़ते हैं भी अरबों के आक्रमण से शुरू होती है। भी बाहर जैसे अगर तुम देखो ना, पहले लिखना नहीं है किसी बच्चे को, मैं देखती हूँ मेरे बच्चे मिल जाए इसमें अगर जो है। क्यों नहीं हो रहा भाई? होम पे जाना पड़ेगा, पीडीएफ में निकालना है भाई। मानचित्र जो है निकल जाएगा, कहाँ मिलेगा? भारत का मानचित्र मिलेगा ना? एक दिन पहले ही की थी, देखते हैं ऊपर मिलेगा। फोटो दिखाता तो नहीं है ना? मिल जाएगा ये डाउनलोड, इधर फाइल कहाँ था पता तो नहीं कहाँ। चलो देखती हूँ मिले तो। ये रहा, मिल गया। कौन सा ले? ये वाला ले लेते हैं। क्या हो गया? ये डिलीट की हुई है। अच्छा, दोबारा नहीं हो सकती? चलो फिर देख जाए। कहाँ पे जाएं अभी? होम पे? आगे वापिस तो आगे। चलो भाई चलो, अब मेरे को इतना सिस्टम का पता नहीं है, मैं बना ही देती हूँ। हंसना नहीं है अभी तुम्हें, और बनाने की कोशिश करनी है। अरे लड़कों में बड़ी आवाज आ रही है भी। भारत का बन गया क्या मानचित्र? बन तो गया मैडम। चलो जैसा भी बन गया, कबूतर सा बन ही गया। चलो, हमें समझने से मतलब है। नहीं आता मेरे को मानचित्र बनाना। चलो बन गया, थोड़ा थोड़ा बन गया। 20% तो बन ही गया। बस ठीक है, 20% से काम चला देंगे। सुना मेरे बच्चा, अभी तक हमने जो प्राचीन भारत पढ़ा, वो तो हमने कभी दक्षिण भारत पढ़ा, कभी उत्तर भारत पढ़ा, सारा भारत का सिस्टम चल रहा था। इससे पहले जो यहाँ मेरे बच्चों एक सिंध क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ अगर बात करें तो सिंध क्षेत्र हुआ करता था, सिंध क्षेत्र, और जिसका हम जिक्र भी कर लिया पहले। सिंधु सभ्यता पढ़ी जब सिंध क्षेत्र आ गया था उसमें। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, यहाँ जो आगे फैला हुआ था, अफगान क्षेत्र फैला हुआ था। अफगान था, पाकिस्तान आता है, अफगान आता है। उसके बाद अगर तुम बात करो मेरे बच्चे इस सिस्टम की, तो यहां जो है, यहां अरब, जो अरब लोग आ जाते हैं, ईरान वाला एरिया आ जाता है। यहां
अफगान से ऊपर जो है ईरान वाला एरिया आ जाता है। अरब लोग जो थे, समझना है तुम्हें, अरब क्षेत्र आ जाता है, ये अरब क्षेत्र आ जाता है, यहां अरब क्षेत्र आता है या सिंध क्षेत्र आता है। ठीक है, अब हमें जिक्र करना है भी हमें मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब होती है। शुरुआत जब हम दक्षिण भारत का ही समाप्त कर लिया हमने, दक्षिण भारत के जो है पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वो सारा कुछ सिस्टम हो गया। उसके बाद अरब लोग ही हमारे यहाँ, अरब के जो लोग थे इस्लाम धर्म के लोग थे। पहले इस्लाम नहीं था, हिंदू धर्म था पूरा भारत। इस्लाम की शुरुआत होती है इधर, अरब जो आक्रमणकारी आते हैं, तुमने नाम सुना होगा मेरे बच्चे, जैसे हम मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र करेंगे, मोहम्मद गजनी का जिक्र करेंगे, और मोहम्मद है किसका जिक्र करेंगे, गोरी का जिक्र करेंगे। तुमने जैसे ये मेरे बच्चे, अगर मैं नाम 3 नाम लिख रही हूं, हमें यहां जो अरब क्षेत्र में हम जिक्र करेंगे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम मेरे बच्चों, कासिम का जिक्र करेंगे, और मोहम्मद जो है गजनी का जिक्र करेंगे, गजनी का, और मोहम्मद हम गोरी का जिक्र करेंगे, गोरी का। ये 3 जो है सुनना है, तुम्हें लिखना नहीं है, अभी सुनना है, इसका सारा हम एक एक पढ़ेंगे, इन सभी का जिक्र करेंगे। पहला जो अरब क्षेत्र से अरबों का तुमसे क्वेश्चन आता है भी, पहले जो मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी तो अरबों के आक्रमण से माना जाता है भी, पहले जो अरब लोगों ने आक्रमण किया था, उस अरब लोगों में कौन सा व्यक्ति था, ये इसका हम जिक्र करते हैं, किसका, मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र करते हैं। परंतु इस मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो 712 ईस्वी से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और कब तक पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति तक। मुगलों का समाप्त नहीं हो जाता, जब दिल्ली सल्तनत आएगा, मुगलों का हम अंतिम मुगल पढ़ेंगे, तो उनका जिक्र करेंगे, तब से 1857 इसमें बीच में दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, सारा कुछ पढ़ेंगे। तुम्हें समझना है भी, ये मोहम्मद बिन कासिम जो है अरबी था, एक मुस्लिम था, इस्लाम धर्म से था, और ये हमारे किस क्षेत्र पर आक्रमण करता है, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है। किस क्षेत्र पर आक्रमण करता है, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और ये 712 वाला जो आक्रमण, इससे पहले कहते हैं 711 में भी अरबियों ने आक्रमण किया था, जो मैं नाम लिखाऊंगी तुम्हें, अब्दुल्ला है, एक है, अबेक है, तो वो 2 करते हैं, परंतु वो असफल आक्रमण रहे, ये सफल आक्रमण रहता है। और उसके बाद इन्होंने क्या कब्जा कर लिया था, हमारे सिंध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, और इसी से नाम उभर कर हमारा नाम बनेगा मेरे बच्चों। इसी सिंध को तुमने देखा होगा, और इनकी जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। कैसी भाषा थी, फारसी भाषा थी। हिंदी में जब तुम पढ़ते हो तो वो सै को क्या बोलते हैं, है बोलते हैं। हिंदी में सै को क्या बोला जाता है बोला जाता है। तो इसी सिंध से हिंद बन गया था मेरे बच्चे। इसी वो सिंध क्षेत्र को क्या कहते थे, हिंद क्षेत्र कहते थे। तो वो तो अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, और हम जो है सिंध क्षेत्र को, इसी हिंद से हिंदू नाम आता है, और इसी हिंदू नाम से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ता है। तो ये जो नाम दिया था हमें हिंदुस्तान है, वो अरबियों ने दिया था, अरब के लोगों ने दिया था। वो आक्रमणकारी, वहां बहुत सारे अरबी लोग जो है, फारसी जो वासियों, उनका नाम दिया है हमें हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम जो है किसके नाम पर पड़ा, सिंध क्षेत्र के नाम पे हिंद पड़ा, हिंद से हमें हिंदुस्तानी कहलाई। क्लियर? अरे ये बात क्लियर है? अब मेरे बच्चों हम इनका, पहले मैं सारा तुम्हें बताऊंगी, अब इसकी शुरुआत वो 712 वाली ये बतानी है, इसका हमें बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले आज मैं तुम्हें बताऊंगी भी हम मध्यकालीन भारत में करेंगे क्या क्या टॉपिक करेंगे, पहले ये बताना जरूरी था। इससे क्या होती है, शुरुआत होती है। क्लियर है? समझ में आया? तो मेरे बच्चे ये ध्यान रखना है, ये मानचित्र जब तक तुम्हारे छाप मन में रहनी चाहिए, ताकि तुम्हें ये पता चले भी अरब जो आक्रमणकारी थे, इससे हमें यहाँ इस्लाम धर्म की क्या होगी, शुरुआत होगी। वही इस्लाम धर्म है जिसके जो है मोहम्मद साहब जो है, हजरत महमूद हजरत साहब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज मैं उनका तुम्हें कोशिश करूंगी सारा लिखा जाऊं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में होता है, और जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में होती है, और जो है वही हजरत हैं जिनका जन्म मदीना में होता है, मक्का में होता है, सॉरी,
हजरत साहब का जन्म कहाँ होता है? मक्का में होता है और उनकी मृत्यु मदीना में होती है। मक्का से मदीना तक जो पैदल यात्रा हजरत साहब ने की थी, उसी दिन को उन्होंने 24 सितंबर 622 को उन्होंने किस संवत की शुरुआत कर दी थी? हिजारी संवत की शुरुआत कर दी थी। जैसे हमने पढ़ा था, संख संवत पढ़ा, जो संख संवत किसके शासन काल में आया, वो सारा हम रिवीजन है यहाँ करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें इतना याद रखना है भी पहले मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है अरबियों के आक्रमण से शुरुआत होती है। तो पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो 1712 में करता है और ये हमें इसका जो आक्रमण था वो सफल रहा। इनका औचित्य का क्या था भी? अरबियों का औचित्य क्या था मेरे बच्चों? एक तो अपने धर्म का विस्तार करना, इस्लाम धर्म का विस्तार करना। दूसरा मेरे बच्चों तुम्हें पता है, जब तक अब तक हिस्ट्री हम लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी हम जिक्र करेंगे भी बाहर जो लोग थे, बाहरी लोग थे, उनका आक्रमण करने का एक तो अपने धर्म का प्रचार करना, दूसरा उनको धन की प्राप्ति करना, धन लूटना उनका मेन मकसद हुआ करता था। ठीक है मेरे बच्चे, एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, और तीसरा पॉइंट है धन की प्राप्ति करना, धन लूटना। हमारे हिंदुस्तान जो है जब सोने की चिड़िया था, व्यापार है धन था। बाद में इनके आक्रमणकारी ये धीरे धीरे सोना ले गए थे। क्लियर मेरे बच्चे? चलो अब हम लिखेंगे, तुम पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे सारे भी, हम पढ़ेंगे क्या? लिखो मध्यकालीन भारत का इतिहास भी। उसमें मैं क्या क्या तुम्हें टॉपिक करवाऊंगी पहले सिलेबस लिख लो ताकि उसके हिसाब से हम चलेंगे। मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत का इतिहास। लिखो मेरे बच्चों, लिखो, पहले पॉइंट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखे। भारत पर अरबों का आक्रमण, पहला पॉइंट लिखो, भारत पर अरबों का आक्रमण। इसमें हम मेरे बच्चों पहला हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मोहम्मद गजनी, उसके बाद मोहम्मद गोरी। इसमें हम 3 पढ़ेंगे, लिख लो ये। लिख लिया मेरे बच्चे? ये तो था मेरे बच्चों अरबी आक्रमणकारी है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे भी तो देश में कुछ राजा रहे थे, तो जो हमने दक्षिण भारत में जैसे अभी पढ़ के आए हम प्राचीन भारत, तो वहां देखा हमने भी दक्षिण भारत में जैसे पल्लव वंश था, चालुक्य वंश था। इनका धीरे धीरे हिंदू धर्मों का, जैसे मैंने बताया भी अंतिम हिंदू जो कमजोर होते गए, उनके साथ एक राजपूत वंश उभर के सामने आता है। तो अब जो हम कुछ राजाओं के नाम लिखेंगे, वो कुछ वंशों के नाम लिखेंगे, वो राजपूत वंश होंगे। तो पहला टॉपिक का नाम डाल लो, राजपूत वंश पढ़ेंगे। अब जो है दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसी के साथ है राजपूत वंश। मेरे बच्चों राजपूत वंश पढ़ेंगे। राजपूत वंश में पढ़ेंगे मेरे बच्चों एक परमार वंश पढ़ेंगे, चौहान वंश पढ़ेंगे जो पृथ्वीराज चौहान और उनका जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद परमार वंश, चौहान वंश जो है, प्रतिहार वंश और जो है
उसके बाद पढ़ेंगे मेरे बच्चों चंदेल वंश पढ़ेंगे, एक सोलंकी वंश पढ़ेंगे, सोलंकी वंश मेरे बच्चों, सोलंकी और चंदेल वंश मेरे बच्चों आदि मेरे बच्चों, ये सारे वंश हमें इसमें किस में पढ़ेंगे, राजपूत वंशों में पढ़ेंगे। ये हमारे भारत के राजपूत वंश होंगे कुछ। क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? चलो उसके बाद लिखो मेरे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट आता है सल्तनत वंश। सल्तनत काल है जिसमें हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश वो सारा जिक्र करेंगे। लिखो कौन सा कलर लिया, वाइट, ये ले लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों सल्तनत वंश काल लिखेंगे, सल्तनत काल लिख लेना। इसको हम दिल्ली सल्तनत से बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दिल्ली सल्तनत काल से बोलेंगे। वो मैं सारा बताऊंगी, अब तो तुम जितना मैं लिख रही हूं उतना ही लिख लो। इसमें पढ़ेंगे मेरे बच्चों पहला हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। ये वह गुलाम होगा, थोड़ा सा मैं पीछे मुड़ के बताना चाहूंगी, ये मोहम्मद गोरी है, वो अपना एक गुलाम छोड़ के जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का, और वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश की नींव रख देगा। ठीक है? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ेंगे मेरे बच्चों, खिलजी वंश पढ़ेंगे, खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बाद मेरे बच्चों ये सीक्वेंस लिखनी, आगे पीछे नहीं कर सकते तुम इनको, ये सीक्वेंस में आएंगे और ये एग्जाम में बहुत सा क्वेश्चन बनते हैं इनसे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद अंतिम आएगा मेरे बच्चों लोधी वंश। इसको लोधी में द भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, कोई बच्चा ये कहे द आता है, द आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। क्या आगे क्या द भी लिखा जाता है, मैं लिख ही देती हूँ, लोधी ऐसा भी लिखा जाता है, किसी बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लोधी वंश भी बोला जाता है। क्लियर मेरे बच्चा? इसके बाद जो अंतिम आता है मेरे बच्चों मुगल वंश, सॉरी उससे पहले हम विजयनगर साम्राज्य भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके साथ ही क्या पढ़ेंगे, ये लिख लिया सभी ने? हम यहां पढ़ेंगे मेरे बच्चों विजयनगर साम्राज्य में बच्चों, यहां कुछ भक्ति और सूफी आंदोलन भी पढ़ेंगे, कुछ भक्ति और सूफी आंदोलनों का हम भी जिक्र करेंगे। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? लिख लिया? चलो आगे हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे मुगल वंश। इस मुगल वंश पे हमारा समाप्त होगा ये सारा। मुगल काल लिख लो, इसमें हम कई राजाओं का जिक्र करेंगे। मैं राजा लिख देती हूँ, बस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कुछ भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। अरे मैंने तुम्हें एक दिन कहा अभी बौद्ध अगर स्तूप आ गया, अगर मान लो तुमसे एग्जामर ये पूछ लिया बौद्ध मंदिरों का निर्माण, तो तुम ढूंढते फिरोगे, तुम यही सोचोगे ना बौद्ध स्तूप है वही मंदिर होंगे, तो बस वही काल है वही बस है, तो वैसे ही याद रखना। तो इसमें हम पहला जिक्र करेंगे मेरे बच्चे, कलर अलग ले लेती हूँ। पहला हम जिसमें किस इसी लोधी वंश का जो अंतिम हमारा हिंदू होगा उसको हराएगा और वो मुगल वंश की नींव रखेगा, कौन? बाबर मेरे बच्चों, बाबर। बाबर के बाद उसका बेटा आएगा मेरे बच्चों हुमायूं। हुमायूं के साथ ही इसमें मैं डैश डाल के एक नाम अलग और लिखूंगी, बीच में ये एक जो है शेरशाह सूरी आएगा मेरे बच्चों, शेरशाह सूरी नाम का एक व्यक्ति आएगा जो हुमायूं को पराजित करके और जो दिल्ली की गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा और उसको बाहर चला जाएगा हुमायूं, और वो अपना एक बीच में हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका बेटा आएगा मेरे बच्चों अकबर आएगा, अकबर आएगा, अकबर का बेटा आएगा जहांगीर आएगा मेरे बच्चों, जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद उसका बेटा आएगा शाहजहां आएगा,
और शाहजहां के बाद है इसका बेटा आएगा। कई बेटे हैं परंतु इसका नाम हम औरंगजेब का ही पढ़ेंगे क्योंकि हाल ही में औरंगजेब की घटना से संबंधित चला था। अब हम दिसंबर में बात करें तो है औरंगजेब पढ़ेंगे बच्चों, औरंगजेब पढ़ेंगे और औरंगजेब के साथ ही क्या समाप्त हो जाएगा। हाँ, परंतु ये समाप्त नहीं होगा। औरंगजेब जो कट्टर कहलाएगा उत्तर, इसको अगर हम पढ़े मेरे बच्चे तो उत्तर है मुगल काल एवं पतन। उसके बाद लास्ट लाइन तुम्हें लिखनी है, उत्तर है मुगल काल एवं पतन के बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति इसी के बीच चल जाएगी क्योंकि औरंगजेब तक तो वो कंटिन्यू चलेंगे ना, उसके बाद उसमें कई निकट्ठू भी आएंगे मुगल बादशाह। धीरे धीरे उसके कारण जो है हमारा देश फिर अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। इन्हीं मुगलों की देन है, हमें अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? मैं सारा इकट्ठा कर रही हूं। ये लिखा है मेरे बच्चे, ये लिखो। ये सारा का सारा हमें पूरा मध्यकालीन भारत मैंने तुम्हें बता दिया किस से शुरुआत करेंगे हम और कहां समाप्त है करेंगे। ये सारे के सारे हमारे टॉपिक है तुम्हारे, ये हम पढ़ेंगे और इसी में तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो है मैं तुम्हें प्राचीन से भी जोड़ दूंगी, आगे मॉडर्न से भी जोड़ दूंगी। और दूसरा इसके साथ बहुत सारी चीजें आएगी। एक तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरे बच्चों हरियाणा में तो कह रहे हैं भी ये दिल्ली सल्तनत काल जो है हटा दिया गया। और वैसे अगर देखें एक तो ये वाला समाप्त कर दिया और एक ये वाला समाप्त कर दिया। पढ़ेंगे जरूर हम इनके बारे में, परंतु कहते हैं भी दिल्ली सल्तनत काल और जो है और मुगल काल जो है हमारे हिस्ट्री से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो देखा जाए तो औचित्य सही है क्योंकि इनको क्या करना मेरे बच्चे, इनमें हम क्या करेंगे। गुलाम खिलजी का विनाश कर देगा, खिलजी वंश की नींव रख देगा, वो सारे उन्होंने कट्टरता ही फैलाई है। तो इस जो है इनको इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। अब आने वाली जो बुक्स होगी शायद इसमें ये सिलेबस में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में ये समाप्त कर दिया है ये दो काल। तो याद रहे कौन कौन सा, सल्तनत काल और है मुगल काल। क्लियर? परंतु अब तो हम सारे पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात मेरे बच्चे मैं तुम्हें से ये करना चाहूंगी क्योंकि ये तो अब चलो पढ़ना ही है, अभी लिख ही लिया है, पढ़ना ही है सारा। दूसरा तुम्हें मान लो कभी भी ये नहीं सोचना है ग्रुप डी में क्या आएगा मैडम, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है ग्रुप डी का कोई सिलेबस अलग से, मैंने तो नहीं देखा परंतु मैं ये सुनती जरूर हूँ। बच्चे आते हैं मैडम मेरे को तो स्पेशल इसकी तैयारी करनी है। अरे 6 महीने तैयारी करनी है, किसी की कर लो, कोई भी चीज है 6 महीने कर लो। क्या मैथ है ग्रुप डी में अलग देगा, थोड़ा सा हल्का दे देगा, परंतु मेरे को नहीं लगता मेरे बच्चे हल्के आता है। जैसे अगर तुम दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, क्वेश्चन तो वहां नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, परंतु क्या मांग रहा है, स्पीड मांग रहा है। वहां एक तो वो ऑनलाइन हो थोड़ा सा सिस्टम, तो वहां तुम्हें क्या चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं भी। वो तुम्हें कितना 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, वहां मिनट से भी कम सेकंड में होना चाहिए, 30 सेकंड में। तो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहां ये क्वेश्चन तुम बार बार पढ़ोगे तभी प्रैक्टिस से आएगा। बाकी अगर मान लो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ले आओ, बता तो हर कोई देता है परंतु टाइम लगता है। टाइम नहीं लगना चाहिए, एज ए माइंड, बस देखते ही पता चल जाए हाँ ये ऐसे आएगा। तब वो स्पीड कब आएगी, जब तुम्हारा बेस क्लियर होगा और तुम बार बार क्वेश्चनों की करोगे तब आएगी। मेरे को नहीं लगता भी तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, और मैं तो ऐसा कोई लेवल लेके नहीं पढ़ाती ये, परंतु मैं तुम्हें बता देती हूँ कई बार भी, जैसे क्योंकि PYQ लगाए होते हैं लगभग, तो मैं बता देती हूँ भाई ग्रुप डी में लगभग यहाँ से उठा लेता है। तुम मेरा हिस्ट्री पढ़ के कोई भी एग्जाम दे देना, तुम्हें नहीं लगेगा भी। कुछ बच्चे हैं मेरे पुराने बच्चे हैं जो बैठे हैं अब लाइब्रेरी में, वो मेरे को हर एग्जाम का आके व्यू देते हैं, बताते हैं, कहते मैडम हमें तो नहीं लगा भी आपने पढ़ाया और वो नहीं आया। मैं इसके साथ तुम्हें करंट अफेयर भी पढ़ाती हूँ, इसके साथ और भी बातें जो अन्य बातें हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो ये क्लास हमारी 30 से क्या रहेगी, 32 क्लास मेरा मानना है भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। बाकी अलग है भी, अभी कह नहीं सकते कल हम रहे ना रहे, क्योंकि टाइम का ऐसा ही माहौल है भी, तो हम कह नहीं सकते, परंतु मेरा टारगेट है भी हम 30 से 32 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।
परंतु 30 से 32 क्लास वो होगी, उसके साथ तुम्हारे साथ बहुत कुछ मटेरियल भी होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं मेरे बच्चे, लिखो भारत पर अरबों का आक्रमण। अब मेरे बच्चे उपरला मानचित्र तो सभी को समझ में आ गया ना। अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा, जो बच्चे आए हैं वो देख लेना मेरे बच्चों, वो तो हमारा मैप था, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देख लेना। इसमें जो है मेरे बच्चों भी अरब यहां बैठा है, अरब क्षेत्र यहां है। ये कौन सा क्षेत्र है मेरे बच्चों? ईरान का क्षेत्र है। कौन सा है मेरे बच्चों? ईरान का क्षेत्र है, ईरान का। ये नहीं है हमारा कुछ, जैसे हम पंचतंत्र की बात करें और जो अगर बात करें कुछ ब्रह्म सिद्धांत है हमारे खगोलीय शास्त्र से सिद्धांत है, वो अरबी लेके जाएंगे, फारसी में उनको अनुवाद करवाएंगे और वो हमारे यूरोप तक फैल जाएंगे। हमारी जो है कुछ चीजें हैं जो यूरोप तक फैल जाएगी। तो पहले, सबसे पहले अरबियों ने आक्रमण किया, किस क्षेत्र पर किया? सिंध क्षेत्र पर किया। और उनके 3 ही मैंने रीजन बताए भी। उनका रीजन क्या था? एक तो अपना साम्राज्य का विस्तार करना, और दूसरा क्या था? मेरे बच्चों? धन प्राप्ति करना, और तीसरा क्या? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। 3, ये ध्यान रखना, ये लास्ट तक चलते रहेंगे। ये 3 पॉइंट तुम्हारे चलते रहेंगे। ये 3 पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में क्या पता पूछे ना पूछे, नॉर्मल ऑप्शन वाले एग्जाम में, परंतु तुम HCS का देते हो तो वहां रिटर्न में पूछ लेता है। मान लो HPSC का देते हो तो वहां रिटर्न में पूछ लेता, तो ऐसी चीजें वहां लिखनी पड़ती हैं। दूसरा ही मेरे बच्चों, तुम्हारे मन में क्वेश्चन क्या होगा? सुनो भी, अरबों ने जो है इसी क्षेत्र से वो आक्रमण किया। यही एक क्षेत्र है जो आने का रास्ता इजी है। यहां से अगर वो आते भी, यहाँ उत्तर भारत में क्यों किया? सिंध क्षेत्र पर ही आक्रमण क्यों किया? यहाँ उत्तर भारत में नहीं किया, दक्षिण भारत में क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ से अगर वो समुद्री मार्ग पड़ता है तो समुद्री मार्ग कठिन होता है मेरे बच्चों आक्रमण करने के लिए, पहुंच नहीं पाते उतनी जल्दी से। अगर दूसरा बात करें तो उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ हिमालय क्षेत्र आ जाता है मेरे बच्चों। यहाँ क्या आ जाता है? हिमालय आ जाता है। हिमालय को पार करना बहुत मुश्किल होता है किसी सेना के लिए। एक हिमालय और समुद्री मार्ग को पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंध तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र ही ये रास्ता था जो है जहां सिंध क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता था। तो अरबी जो है किस एरिया से आए थे? वो अफगान और जो है पाकिस्तान वाले एरिया से भारत पर आक्रमण करते हैं। और पाकिस्तान का जिक्र करें तो हमारा सिंधी क्षेत्र है मेरे बच्चों। सिंध क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ सिंध नाम की एक नदी बहती है, जिससे हमने क्या क्या हिस्ट्री में पढ़ा? सिंधु सभ्यता पढ़ी ना। इसी सिंध नाम से क्या कहलाया? हिंद क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया मेरे बच्चों? हिंद क्षेत्र कहलाया। तो मान लो हिंद क्या है? मैंने तुम्हें बताया स, अगर तुम हिंदी पढ़ते हो तो बताते ही टीचर तुम्हें, हिंदी के टीचर भी। जो अरबी लोग थे, फारसी लोग थे, वो स को है बोलते हैं। स को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। वो सिंधु क्षेत्र को क्या, सिंध क्षेत्र को क्या कहने लगे? हिंद क्षेत्र कहने लगे। हिंद से हिंदू बन गया और हिंदू से हिंदुस्तान बन गया था। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो अब लिखो मेरे बच्चों पॉइंट। क्या टाइम हो गया भाई? टाइम तो 12:15 ही हुए, कोई बात नहीं, अभी तक पड़ा है टाइम। लिखो मेरे बच्चे, लिखो पहला पॉइंट लिख लो। भारत पर है अरबों का आक्रमण मेरे बच्चों। भारत पर अरबों का आक्रमण में बच्चों। पूरा सिनेरियो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया भी कैसे आए वो। तो इसके कुछ की पॉइंट है वो लिख लो तुम। अरे पता चल गया ना अरब जो है कैसे आए? तो उत्तर से आए थे या दक्षिण से आए थे? कहां से आए? अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, सुनो ये तुम्हारा कॉमन फैक्टर काम करेगा। अब तुमने देख लिया, मानचित्र बता दिया मैंने तुम्हें। अब तुम्हारा मान लो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया भाई वो किस साइड से आए, भाई इतना बता दिया भाई वो इस साइड से आए। उत्तर से नहीं आ पाए क्योंकि हिमालय क्षेत्र था, दक्षिण से नहीं आ पाए क्योंकि समुद्री क्षेत्र था। तो वो कहां से आए? उत्तर पश्चिम से आए। कहां से आए? उत्तर पश्चिम से आए। ये क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों तुम्हारा, ये कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है। भी मान लो सपोज करो तुम्हें टीचर ने बताया ही ना हो तो तुम कैसे निकालो? क्वेश्चन आ जाए भी अरबियों ने आक्रमण जो है सिंध क्षेत्र पर किया, तो वो किस साइड से आए? उत्तर पश्चिम साइड से आए, क्योंकि और उनके पास अन्य रास्ते ही नहीं थे। क्लियर मेरे बच्चों? लिखो स्रोत क्या है भी, हमें भारत पर अरब जो आक्रमण करता है इसकी जानकारी हमें कौन देता है? तो एक चचनामा पुस्तक है मेरे बच्चों,
स्रोत लिखो इसके भी, हमें इसके बारे में जानकारी कौन देता है? तो स्रोत है मेरे बच्चों चचनामा। चचनामा एक पुस्तक है। चचनामा पुस्तक सुनिए, ये फारसी ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है मेरे बच्चों? फारसी ग्रंथ है। लिखो फारसी ग्रंथ है मेरे बच्चों, जो हमें जानकारी, फारसी ग्रंथ है मेरे बच्चे, ये पूरा कर लेना। क्या ये फारसी ग्रंथ है जो हमें किसकी जानकारी देता है? ये सिंध क्षेत्र पर विजय की जानकारी देता है। सिंध क्षेत्र पर विजय की जानकारी देता है। जानकारी देता है। सिंध क्षेत्र पर विजय की जानकारी कौन देता है? चचनामा पुस्तक देती है, जो किसकी है? फारसी की है, अरबियों की है। ये कोई स्रोत तो है ही, हमें बताता है भी उन्होंने आक्रमण जो है उनका कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद लिखो भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण है अरबों के नेतृत्व में हुआ था। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। ये बात तो तुम्हें पता चलेगी। क्लियर है बच्चा? तो पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ भी? अरबियों के। अब मेरे बच्चों उद्देश्य लिख लो। उद्देश्य मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया, पहले सारी बातें बता दी है। उद्देश्य क्या था इनका? हाँ जी, उद्देश्य लिखो। किनका उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम? अरबियों के उद्देश्य। तो पहला लिखो मेरे बच्चों, कौन सा क्या है मेरे बच्चों? हाँ, अपने नहीं मेरे बच्चे, पहले अपने साम्राज्य का विस्तार लिख लो। कोई बात नहीं, वैसे तो आगे पीछे लिख लो। एक मिनट पहला पॉइंट लिखो, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, विस्तार करना। दूसरा है धन प्राप्ति करना, और तीसरा पॉइंट है मेरे बच्चों अपने धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का, अपना नहीं सीधा ही लिख दो इस्लाम, फिर तुम पूछोगे कौन सा धर्म है। इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये 3 पॉइंट थे किनके? अरबियों के। एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, दूसरा धन की प्राप्ति करना, और तीसरा अपने धर्म का प्रचार करना। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट। पहला मेरे बच्चों एक उबैदुल्ला नाम का व्यक्ति था। अभी सुन लो, पहले सुन लो, कहानी ऐसे क्लियर नहीं होगी, पहले सुन लो, फिर तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना। जरूरी नहीं है मैं तुम्हें लिखाऊं वैसे ही तुम लिखो, तुम अपनी भाषा में लिखना। ये मैंने तुम्हें पहले तो बता दिया था। एक तो सुनो रे बातें नहीं। 711 ईस्वी मेरे बच्चों, 711 ईस्वी में एक है उबैदुल्ला नाम का व्यक्ति था जिन्होंने आक्रमण किया हमारे सिंध क्षेत्र पर। और दूसरा फिर भी उन्होंने एक 711 ईस्वी में एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है मेरे बच्चे
बुदेक, इनके नाम थोड़े से अटपटे हैं तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे पूरे सही हो। बुदेक, ये कहते हैं इनका सफल नहीं, तुम्हारे इतिहास कई कई पुस्तकें तुम्हें ये नाम बताएगी, बाकी नॉर्मल सीधा ही बताएगा। हम 712 पे सीधा ही अगर मैं बता देती तो तुम्हें पता नहीं चलता, अभी बीच में कोई दो और थे। तो ये व्यक्ति जो है मेरे बच्चों, दो ये व्यक्ति इन्होंने 711 में हमारे भारत पर आक्रमण, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, परंतु वो आक्रमण क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा मेरे बच्चों, असफल रहा था। इनका प्रयास जो है असफल रहा था। उसके बाद जो है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में जो व्यक्ति आता है, कौन आता है मेरे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम, इसका हम पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम आता है मेरे बच्चों, और ये आक्रमण करता है कब, 712 ईस्वी में आक्रमण करता है हमारे भारत पर, और ये किसको जीत लेता है मेरे बच्चों, सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। किस क्षेत्र को जीत लेता है, सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। और इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है, चचनामा नाम की एक पुस्तक देती है, जो कैसी पुस्तक है, फारसी एक ग्रंथ है। सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। कौन जीतता है मेरे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम मेरे बच्चों। क्लियर मेरे बच्चों। इससे दो एक पॉइंट है छोटे छोटे, तुम्हें याद रखना। एक तो मेरे बच्चे याद रखना है भी, ये जो है मैडम ये हमें कौन सी देती है, जैसे मैंने तुम्हें हमेशा बताती हूँ भी, ये मनगढ़ंत कुछ बातें मनगढ़ंत होती हैं, हम अपनी मर्जी से भी जोड़ते हैं हम हिस्ट्री में। जैसे मान लो, एक तो सुन लो पहले, एक जो है बीडी महाजन नाम का एक इतिहासकार था, महाजन नाम का इतिहासकार था। इन्होंने कहा भी जो है सीधा ही ये मोहम्मद बिन कासिम नहीं आता, उससे पहले ये दो व्यक्ति और आते हैं, और वो दो व्यक्ति क्या हो जाते हैं, असफल रहते हैं। ये बात हमें कौन सा इतिहासकार जानकारी देता है, बीडी महाजन नाम का एक इतिहासकार है मेरे बच्चों, ये जानकारी देता है। कौन सा इतिहासकार देता है, बीडी नाम का इतिहासकार है। अब मेरे बच्चों उसके बाद जो कौन सा आक्रमण सफल रहा, ये 712 वाला आक्रमण क्या रहा, आक्रमण सफल रहा। क्या रहा, ये सफल रहा। वो क्या रहे, असफल रहे। इसके बारे में जानकारी हमें कौन देता है, एक हरिश्चंद्र है वर्मा नाम का एक व्यक्ति है। असफल आक्रमण की सफल है आक्रमण की जानकारी कौन देता है, इतिहासकार है मेरे बच्चों, इतिहासकार है हरिश्चंद्र वर्मा नाम का एक इतिहासकार है, जो हमें इस सफल आक्रमण की जानकारी देता है। उन्होंने कहा प्रथम सफल यही रहा था। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर लो, कोई छोटी मोटी जॉब बन जाए, तो यूपीएससी में बहुत डीपली जाता है। नाम ज्यादा बड़ा तो नहीं बोल दिया मैंने, कल ही तो तुम्हें बताया रे, टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, फोकस तो बड़ा हो ना। कभी भी ये मेरे बच्चे, जब हमें छोटी क्लासों में होते हैं तो हम टारगेट लेके चलते हैं भी 10वीं में हमारे 80% आ जाएंगे, ऐसा टारगेट होता है। कभी भी ऐसा क्यों सोचते हो तुम, ये सोचा करो ना मेरे 100% आएंगे। 100 सोचोगे तब तुम्हारे, अरे ये पीछे क्या टारगेट डिसाइड करने लग गए। तो टारगेट 100 का होना चाहिए तो 90 मिल ही जाते हैं। टारगेट 90 का किया है तो 80 मिल जाते हैं। टारगेट 80 का किया है तो 70 मिलेंगे। टारगेट 70 का रखा है तो 60 ही मिलेंगे। टारगेट 60 ही का रखा है तो पास होंगे। अब तुम देख लो, टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो तुम जो भी ग्रुप डी के लिए बैठे हैं भी, चलो बच्चे तो जो मिल जाइए, कौन सी मिल जाए एक बार तो ग्रुप डी में टारगेट रखना भी, मेरे तो 100 के 100 ही आएंगे, बस 1-2 कटेंगे तो वो इंग्लिश में हो सकते हैं, क्योंकि हमारा कमजोर पॉइंट तो वही रहता है। और जिसका भी इंग्लिश अच्छा खासा ठीक है
तो उसका कोई और कमजोर मिलेगा, हिंदी कमजोर मिल सकती है, तो 1-2 नंबर तो हमारे उसमें कट ही जाएंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ तक पता चला। तो एक बीडी नाम का महाजन है, वो कहता है अभी 712 से हम हिस्ट्री जो मेरे बच्चों मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई, ये पूछता है तुमसे कब शुरुआत हुई, 712 से। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब होती है, 712 से। क्यों होती है, क्योंकि 712 में अरबी जो आक्रमणकारी था, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, वो क्या जीत लेता है, सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। उस टाइम सिंध का एक राजा हुआ करता था दाहिर नाम का। तो पूछ सकता है भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो वहां का राजा का क्या नाम था? यहाँ के राजा का नाम लिख लो। राजा का नाम मेरे बच्चों दाहिर था, दाहिर था, दाहिर नाम का राजा था। सिंध क्षेत्र का उस टाइम में जो राजा था वो कौन था, दाहिर था। क्लियर मेरे बच्चों? अब इसके बाद लिखो भी इस आक्रमण के प्रभाव और परिणाम क्या रहे हैं। प्रभाव लिखो, परिणाम या फिर प्रभाव। जो बातें तो ऊपर होगी बस वही लाइन लिखनी है। एक तो भारत में फर्स्ट पॉइंट है, भारत में फर्स्ट बार इस्लाम धर्म का प्रवेश होना, प्रवेश या इस्लाम धर्म का आरंभ होना या प्रवेश होना। फर्स्ट बार भारत का जो है इस्लाम धर्म का पहली बार जो है प्रवेश कब हुआ था, कब हुआ बता दो? 712 ईस्वी में। कब हुआ है? 712 में। ये अब तुम्हारा किसने 1712 बोला रे? मैंने कहा भी मेरे सुनने की शक्ति भी बहुत तेज है और देखने की उससे भी ज्यादा है। मैं इग्नोर कर देती हूँ, वो अलग बात है, वो तुम्हें पता ही है अभी इग्नोर मैं क्यों कर देती हूँ। तो मेरे बच्चों इस्लाम धर्म का जो है हमारे भारत में प्रवेश कब हो गया था, इसका आरंभ कब हो गया? 712 ईस्वी में हो गया। ये तारीख सन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कॉमन फैक्टर काम करना चाहिए यहाँ भी। इसके युद्ध के बाद हुआ तो 712 में युद्ध हुआ था, ठीक है। दूसरी लाइन लिखो मेरे बच्चों, हिंद शब्द जो है ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था। हिंद शब्द है ये अरब वासियों की देन है। हिंद या हिंदू शब्द है, दूसरा पॉइंट लिख लो, हिंद या हिंदू शब्द अरब वासियों की देन है। अरब वासियों की लिख लेना बच्चे, की देन है, तो याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। ये बता दिया था मैंने तुम्हें पहले। दूसरा मेरे बच्चों ये अगर तुमने मेरे जिक्र तो किया, थोड़ा सा तुम ध्यान पहले सुनो फिर लिखना। मैंने एक दिन तुम्हें कुछ बताया था अभी, मतलब ईरान के लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं, इधर ईरान इराक जो है यहाँ क्या सबसे ज्यादा होते, क्या होते हैं, खजूर बहुत होते हैं। एक तो खजूर की खेती करना सिखा गए थे हमें, तो यही लेके आए। एक चलो पॉइंट लिख ही लो, साथ साथ हमारा कवर भी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखो मेरे बच्चों, खजूर जानते हो, खजूर की खेती करना भी किसने सिखाया था? अरबवासियों ने सिखाया था। तो दूसरा इसी के साथ एक ऊंट पालना मेरे बच्चों, ऊंट हमारा नहीं है इनका है मेरे बच्चों, ऊंट पालना। तुमने सुना है, रील तो सुनी होगी, मैंने बताया जो है वहां की जो इधर ईरान इराक वाला एरिया है, दुबई वाला क्षेत्र है, तो वहां की जो महिलाएं हैं वो ऊंट का गोश्त खाती है, कलेजा खाती है, तो कहते हैं उसके चेहरे पे नूर रहता है। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है नहीं नूर क्या होता है, अभी बहुत जवानी के साथ, जवानी होती है तब तक रहता है, जवानी ढल जाती है तब नूर ही ढल जाता है। ये थोड़ी अभी उनका जब तक वो जिएगी नूर ही रहेगा। तो पता नहीं अभी कितना फैक्टर, रील देखते हैं तो रीलों में बताया जाता है भी उनके चेहरे की चमक है, क्यों है वो ऊंट का क्या खाती है, गोश्त खाती है, अब कलेजा खाती है, अभी पता नहीं है सच्चाई कितनी है। तो ये जो है अरबियों ने हमें क्या क्या सिखाया मेरे बच्चों, एक तो खजूर की खेती करना और एक है ऊंट पालना। ये बात है ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो ऊंट रेगिस्तान का क्या बोलते हैं ऊंट को, हाँ ये याद रखना, रेगिस्तान का
रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। और ऊंट हमारे सबसे ज्यादा देखने को कहां को मिलेंगे? राजस्थान में। कहां मिलेंगे? राजस्थान में। और ये तो मेरे बच्चों तुमसे मान लो मैंने हमेशा कहा तुम कॉमन फैक्टर से चीजें याद रखा करो। वहां बारिश नहीं होती, उधर ईरान इराक वाले एरिया में बारिश बहुत कम होती है और वहां जमीन जो है रेतीली जमीन है। ऊंट किस में रहता है? रेतीली जमीन में ज्यादा रहता है। तो हमारे तो इधर जो है राजस्थान वाले एरिया यही ज्यादा तुम्हें रेतीली जमीन मिलेगी, बाकी तुम्हें रेतीली जमीन देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा ऊंट मिलते हैं। क्लियर? अरे क्लियर है? उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, लास्ट लिखो, पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि अरबी अनुवाद करवा दिया था इसका। लिख लो, मैंने ये तुम्हें ये भी लाइन बता दी है जो मैं अब लिखने जा रही हूँ। अब मेरे बच्चे पीछे जो है, पीछे बच्चे बैठे हैं वो बताएं, मैं जिस बच्चे से पूछूं वही बताएं। पंचतंत्र नाम की पुस्तक है, साहिल के साथ बैठा है, कौन बैठा है? साहिल इस साइड बैठा है, कौन है? नाम बता। राहुल। राहुल बताएगा पंचतंत्र नाम की पुस्तक किसने लिखे थे? पंचतंत्र है, ब्रह्म सिद्धांत है, इनका अनुवाद मेरे बच्चों, इनका अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इनका अनुवाद है फारसी भाषा में करवाया। ब्रह्म सिद्धांत है मेरे बच्चों, ये महात्मा बुद्ध के जो है सिद्धांतों के बारे में वर्णन करती है। पंचतंत्र की कहानियां तुमने सुनी होगी, कोई बच्चा बताएगा? राहुल आधा नाम देखा, पूरा देख। मेरे को पता है तुमने एक आंख से देखा, दोनों आंखों से नहीं देखा, मैं तेरी तरफ थी मेरा ध्यान। विष्णु शर्मा की, वेरी गुड। अरे मेरे बच्चे लिखो मेरे बच्चों, पंचतंत्र पुस्तक है वो किसकी है? विष्णु शर्मा की है ना? कहीं वर्मा लिखा दो, कोई पता नहीं है तुम्हारा। मैं आजकल थोड़ा थोड़ा बिलीव करना कम हो गया तुम पे मेरा। तो विष्णु शर्मा जो है इसकी पुस्तक कौन सी है मेरे बच्चे? पंचतंत्र है। कौन सी है? पंचतंत्र है। एक इसमें भारतीय खगोल शास्त्रों का विस्तार हुआ। 5वां पॉइंट लिख लो, भारतीय खगोल शास्त्रों का विस्तार हुआ। बताऊंगी, ये लाइन दोबारा पढ़ेंगे, ये तो हमने लिखी है। भारतीय खगोल शास्त्रों का विस्तार हुआ। लिख लिया राहुल? चल मेरे बच्चे, चलो ये स्टार्टिंग से जब मैं आई तब की ये बातें बता रही हूँ। 5 बातें हैं जो मैंने तुम्हें बताया। एक तो भी पहला क्या हुआ था, भारत में फर्स्ट बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया। अरबियों ने आक्रमण कर दिया, वो घुस गए तो इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया, आरंभ हो गया। इसमें कोई उन्होंने सिंध को क्या बना दिया? हिंद कहने लगे। ये फारसी शब्द है, याद रखना हमेशा। वो सह को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। इसी नाम से हमारे हिंदुस्तान का नाम है पड़ा है, वो भी कर लेना। दूसरा, हमें ये जो वहाँ जो है खजूर की खेती बहुत होती है। मेरे बड़े बाबूजी जो थे वहाँ ईरान में जो है करते थे, भी आज से बहुत साल पहले की बात है, वो वहाँ गए हुए थे तो वो हमेशा खजूर लेके आते थे। तो वो कहते हैं जैसे हमारे यहाँ, अगर तुम ये कहोगे जैसे ये वो अब जब हमारे बेर होंगे ज्यादा, झाड़ियां देखिए, झाड़ियों के बेर जैसे पड़े होते हैं ना सड़क पे, वैसे ही उनके खजूर पड़े होते हैं सड़क पे। तो कहते हैं भी ऐसा वहां कोई नहीं चखता। हमारे जैसे बाहर जो है दिहाड़ी करने गए वो ही उठाते हैं, वहां के नहीं उठाते, हम तो उठा लेते भी। चलो, दूसरा, वहां ऊंट बहुत है मेरे बच्चे, तो ऊंट जो हमें पालना सिखा गए, ऊंट भी लेके आए तो वही लेके आए। ठीक है, क्लियर है? एक अब सुनो, पंचतंत्र और जो है ये ब्रह्म सिद्धांत हमारे हैं, किनके? भारत के हैं। तो ये वो ले गए, साथ ले गए और उन्होंने उसको किस में अनुवाद करवा लिया? फारसी भाषा में अनुवाद करवा लिया। और जो है पंचतंत्र मेरे बच्चों किसकी है? ये
विष्णु शर्मा की पुस्तक है। और ब्रह्म सिद्धांत ये हमारे बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों का संकलन है, ठीक है। उनको फारसी में अनुवाद करवा के हमारी वो परंपराएं समझ गए। उनका मीनिंग होता है ना, हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो या तो पुस्तक पढ़ के हम जानकारी ले लेते हैं भी यहाँ क्या क्या होता है, तब हमारे समझ में आता है। एक दूसरा मेरे बच्चों, ये भारतीय खगोल शास्त्रों का विस्तार भी हुआ, क्योंकि भारतीय पुस्तक ले गए तो वहां अरब में तो हुआ ही हुआ, उसके साथ यूरोप तक हमारा विस्तार है फैल गया था। भारत के इतिहास का जो खगोल शास्त्र के बारे में जो जानकारी थी, जैसे मैंने तुम्हें बताया आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बताया भी पृथ्वी गोल है। बाद में उन्होंने बताया भी पृथ्वी, किसने बताया? कोपरनिकस ने कहा पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। और फिर बाद में पहले उन्होंने ये बीच में बता दिया भी सूर्य तो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बाद में पता चला कोपरनिकस ने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात हमारे बीच में हो गई थी, तो वो जानकारी बाद में उनको ये ज्ञान हुआ था। तो तभी तो कहते हैं भारत जो है सबकी जननी है, इनसे बहुत जानकारी मिलती है मेरे बच्चों। वो तो हमने कुछ, हम बाहर की चीजें, आज भी तुम देख रहे हो हम भारतीय खाना छोड़ रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा बिलीव करते हैं। चाहे हमें टेस्ट आए ना आए, पर हमें दिखा जरूरी है, पिज्जा होना जरूरी है, ना कि गूंद के लड्डू हो, है ना। गूंद कौन खाए, पिज्जा खाए। पिज्जा क्यों? पिज्जा हमें दिखाता है, दूसरे को बताता है अरे ये पिज्जा खा रहा है, और गूंद ये क्या है, क्योंकि वो हम उसको खा खा के मान लो परेशान हो गए। परंतु जो क्वालिटी जो काम करता है मेरे बच्चों, तो वो क्या है मेरे बच्चों? क्वालिटी कौन सी काम करेगी? गूंद करेगी। परंतु पिज्जा क्या है? पिज्जा ही है। पिज्जा क्या है? पिज्जा ही है। और हम पसंद किसको कर रहे हैं? पिज्जा को। तो मेरे बच्चों ये चीजें हमें देखनी चाहिए। हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, अपने जो यहाँ पदार्थ मिलता है उसको छोड़ते जा रहे हैं, और बाहर का जो है चीजें हैं उनको हमें करते जा रहे हैं। और हमारी चीजें उठा के बाहर, अगर तुम विदेशों में अगर देखोगे तो कुछ वीडियो वायरल होती है। एक जैसे जापान में जो है, पहले बच्चों की छुट्टियां हो जाती थी तो साइकिल वाले टायर नहीं होते थे, उसके पीछे पूरी गली में घूमते रहते थे। हमारे यहाँ खेला करते थे, एक वो कंचन गोलियां खेला करते थे, पूरा दिन पता ही नहीं चलता था कैसे निकल गया, घर वाले घिस घिस के लेते थे। जैसे मतलब साल अगर प्लेटा होता था तो साल इतनी मार पड़ती थी और हम जाते ही नहीं थे। आजकल बच्चा फोन से, और वही किसके, चाइना के दिखा रहा, वही मीडिया ज्यादा है, वही कार्टून बना रहे हैं, वही देख रहे हैं, और बच्चे उस तरीके से पिज्जा, उनको टेस्ट ही पता नहीं है। अभी जब आते हैं सुबह तो ये कहते हैं मैडम मम्मा ये लेके आना, जबकि उन्होंने फोन में देखा, टेस्ट देखा ही नहीं है। बाद में चाहे वो कूड़ादान में ही डालना पड़े हमें। तो मेरे बच्चों ये कुछ चीजें हैं, तुम ध्यान रखते हो तो हमारी चीजें जो है बाहर की अपना रहे हैं, और बाहर की चीजें हमें अपना रहे हैं, ये सोशल मीडिया से वायरल होती है। तो तुम्हें ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा क्या है, तभी हमारी सेहत। अभी मैंने लड़कियों को देखा है, लड़के देखे, कहते हैं हमारा पेट बहुत खराब रहता है मैडम, पेट दर्द हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, बस यही रीजन है, और कोई बड़ा रीजन नहीं है तुम्हारा। एक सोशल मीडिया और एक ये, कभी भी तुम कोई भी सर्च कर लेना, तुम्हें बता ही देंगे। कुछ व्यू के चक्रों में बनाई रखी होगी किसी ने भी, रील देखते हो, रील तुम्हारा माइंड सेट कर देती है। तुम्हें जिंदगी में अगर कामयाब होना है, जिंदगी लंबी जीनी है, तो रील देखना छोड़ दो। बस एक ही है गुरु मंत्र है, जिंदगी लंबी जीनी है या तुम्हें कामयाब होना है, रील देखना छोड़ दो, चाहे फिल्म देख लिया करो। मैं हमेशा ये बात तुम्हें कहती हूँ, फिल्म देख लो, रील मत देखो। रील तुम्हें 5 घंटे तक पता ही नहीं चलने देती भी कब टाइम चला गया। फिल्म तुम्हें देखोगे तो कम से कम इतना तो होगा भाई, एक मूवी तो मैंने देखी, वो किसी टारगेट पे तो आधारित होगी। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। उसके बाद छोटा सा मेरे बच्चों इस्लाम धर्म है, वो हम लिख लेते हैं। अब 2-3 दिन मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा पेपर है। तो मेरे बच्चों इस्लाम धर्म लिख लेते हैं, टीचर का है भी, लेक्चरर का है मेरा एग्जाम। इस्लाम धर्म लिख लो, छोटी बातें हैं मेरे बच्चों, कुछ एक है तो कुछ तो मैंने तुम्हें बताई दी है, वो सारी हम नोट कर लेते हैं। इस्लाम धर्म लिखो मेरे बच्चों। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत है मोहम्मद साहब मेरे बच्चों। संस्थापक मेरे बच्चों मोहम्मद हजरत साहब मेरे बच्चों,
साहब। लिख लिया मेरा बच्चा? लिखो, इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ, मक्का में हुआ। जन्म लिखो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। इसके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था मेरे बच्चों। किस इस्लाम धर्म के पिताजी नहीं है मेरे बच्चों, हजरत मोहम्मद क्या है, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, तुम लिख लेना। पिता के नाम था अब्दुल्ला था मेरे बच्चों, अब्दुल्ला था। माता अमीना है, माता का नाम अमीना है। आगे लिखो, ज्ञान की प्राप्ति मेरे बच्चों, हजरत साहब को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में होती है। और ये मेरे बच्चों एक गुफा है, हीरा गुफा है। कहाँ इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति इसे हीरा नाम की गुफा है उसमें होती है मेरे बच्चों। ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नाम की गुफा है, उसमें इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? 610 ईस्वी में। मेरे बच्चों हजरत साहब को पैगंबर साहब भी बोला जाता है, पैगंबर है साहब भी कहा जाता है। हजरत साहब को पैगंबर साहब भी कहा जाता है। अब ये देखो, पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना पैदल यात्रा की थी। ये यात्रा की थी 24 सितंबर, मक्का से मदीना यात्रा की थी मेरे बच्चों। ये 24 सितंबर को कंप्लीट होगी 622 ईस्वी में। वो पहुंच गए मदीना, मक्का से मदीना मेरे बच्चों, मक्का से मदीना। ये इसी 24 सितंबर 2022 को, 2022 नहीं मेरे बच्चों, 622 ईस्वी है, क्योंकि अभी सन के हिसाब से दिमाग सेट पड़ा है हमारा। तो इसके इसी तारीख को उन्होंने एक संवत चलाया मेरे बच्चों, एक संवत चलाया, हिजारी संवत है मेरे बच्चों। हाँ लिखो, हिजारी संवत है। अब तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही गया, मैडम क्या करेगी? हिजारी संवत चलाया। तो ये मेरे बच्चों किस धर्म में क्या है हिजारी संवत, कोई बता सकता है? ये इस्लाम धर्म का कैलेंडर है मेरे बच्चों। क्या है? इस्लाम धर्म का कैलेंडर है। ये बात नोट कर लेना, किसी बच्चे को ना पता हो तो। ये क्या है? इस्लाम धर्म का कैलेंडर है मेरे बच्चे, कैलेंडर है। तो हिंदू धर्म के 2 कैलेंडर है, मैं यही लिख देती हूँ। हिंदू धर्म के 2 कैलेंडर है, वो कौन कौन से? हाँ जी, विक्रम संवत, शक संवत। अब तुम बता दो ये कब कब आए और किस किस ने दिए। जितनी बातें मैंने तुम्हें बता रखी है वो बताओ। तब तक ये क्वेश्चन मार्क मैं लगा देती हूँ, तो बताते जाना, मैं लिखते जाऊंगी। हाँ जी बताओ, कब हुआ? शुरुआत बताओ ना, कब हुई? मैंने तारीख बताई है, वो सन बताया। हाँ, शक संवत चला था वो 78 ईस्वी में चला, और ये वाला 58 ईस्वी में चला। याद रखना, ये 78 ईस्वी में शक संवत आया, और जो है 58 ईस्वी में कौन सा आया? विक्रम संवत आया। ये आया, ये किसके शासन काल में आया? कनिष्क के। कनिष्क शासक जो था वो किसका था? कुषाण वंश का शासक था। किसका था? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का शासक है। कनिष्क के शासन काल में जो शक संवत है चला था।
जो कब मेरे बच्चों 78 ईस्वी में, और जो है विक्रम संवत जो है ये 58 ईस्वी में। ये किस राजा की बात कर रहा है? विक्रमादित्य के शासनकाल में चला था। तो ये बातें दोनों ध्यान रखना, तीनों हो गए, ये दो हिंदू धर्म से हो गया और वो इस्लाम धर्म से हो गया। आगे नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों कहते हैं भी जो है इसका ब्याह भी हो गया था, किसका? हजरत साहब का। तो इसकी पत्नी का नाम लिख लो मेरे बच्चों, ब्याह लिखो पहले तो। शादी विवाह, विवाह जो हुआ था वो एक खाजीजा नाम की इसकी पत्नी का नाम है, खाजीजा। ये एक विधवा औरत थी, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी, खजीजा। खाजीजा ही है, खा लिख लो, खा बना देना, खाजीजा। इससे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इसे पुत्री का नाम लिखो फातिमा और दामाद अली। मेरे बच्चों पुत्री का नाम लिखो फातिमा है, और दामाद का नाम है, पुत्री हो गई तो उसकी शादी भी कर दी, तो दामाद है मेरे बच्चों अली नाम का, दामाद है अली नाम का, अली। क्लियर बच्चा? अब सुनो आगे, आगे है मृत्यु लिख लो। अभी मृत्यु होगी, मृत्यु 632 ईस्वी में होगी थी, 632 ईस्वी में होगी। और सुनो मेरे बच्चों, हजरत साहब को मदीना में दफनाया गया था, 632 में इसकी मृत्यु हो गई थी, और हजरत साहब को मदीना में दफनाया था, मदीना में दफनाया था। और जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कौन सा, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ जी, वेरी गुड। पवित्र ग्रंथ का नाम लिख लो, कुरान है मेरे बच्चों, कुरान है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, धर्म तो हम पढ़ के आए थे, बौद्ध धर्म पढ़ा हमने, जैन धर्म पढ़ा, तो हमने कहा लास्ट जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, महायान और हीनयान में टूट गया। और जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो जो है जैन धर्म दो भागों में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। वैसे ही इस्लाम धर्म किसकी मृत्यु होगी? हजरत साहब की मृत्यु होगी, तो ये जो है इस्लाम धर्म भी दो भागों में टूट गया था, एक है शिया और एक है सन्नी। इस्लाम धर्म किसकी मृत्यु के बाद? हजरत साहब की मृत्यु के बाद ये दो भागों में टूट जाता है, दो भाग, एक शिया एक सन्नी। सुन्नी होते, सुन्नी दो भागों में टूट गया, शिया और सुन्नी में। जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो महायान है हीनयान में टूट गया, और जैन धर्म जो है दिगंबर और श्वेतांबर में टूट गया था। वैसे ये और इसमें खास बात क्या करनी है, तुमसे बताया जाता है, ये शिया वाले कहते हैं तुम्हें अली वाला जो है ये करना है भी, अली जो अली कहता है भी उसी के जैसे चलना है भी, उनके अनुशासन। सुन्नी कहते हैं भी कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना सकता है, यहां कोई लिख लो, कोई भी आ सकता है जो आचरण कर सकता है। सुन्नी जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कोई भी आ सकता है, और जो है शिया वाले ये कहते हैं जो अली के जो पूर्वज हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो ही आ सकते हैं। सिर्फ शिया में उन्होंने कहा वो उसके परिवार के मेंबर ही आ सकते हैं, कहने का मतलब है। और सुन्नी कहते हैं कोई भी आ सकता है। क्लियर? मेरे बच्चों कहते हैं बाद में इन्होंने अपने आप को जो खलीफा घोषित कर लिया था, ये बाद में क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। खलीफा नाम तो सुना ही है तुमने। बाद में ये क्या कहलाए? इस्लाम धर्म के लोग खलीफा, मेरे बच्चों खलीफा कहलाए।
और ये सुनो मेरे बच्चों, थोड़ा सा एक दो की पॉइंट याद रखना, ये खलीफा पद है ना, किसकी मृत्यु के बाद, हजरत की मृत्यु के बाद सारे उसके जो अनुयायी थे वो खलीफा पद उन्होंने धारण कर लिया। ये खलीफा पद कहते हैं 1924 में समाप्त कर दिया गया है। ये खलीफा पद को 1924 में समाप्त कर दिया। ये ईरान, वहां के लोग खलीफा पद को मानते थे, उसी के अनुयायी मानते थे। बाद में 1924 में कहते हैं खलीफा पद को समाप्त कर दिया है। तो ये तो छोटी सी बात ध्यान रखना, क्या पता हो सकता तुम्हें घुमा दे। और कोई बुक्स पढ़ लेना, ये पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो इस्लाम धर्म के बारे में मेन की पॉइंट थे वो मैंने तुम्हें देने की कोशिश की है। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद है रह जाएगी। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? थैंक यू मेरे बच्चों।